तो कल कल के लेक्चर में हमने चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट किया था। उसको पूरा कंप्लीट हमने गो थ्रू किया। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं उसके आपके इस टेक्स्ट बुक के एंड के क्वेश्चंस। और यहाँ पर जो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको वर्बली आपको बताऊंगा। तो आप लोग अपना पेन और पेपर साथ लेके बैठिएगा। आपको फार्मूलाज लिखने हैं और अगर आप फार्मूला सही लिख पाते हैं तो रिएक्शन जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको करना है। देखो एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यहाँ पे से कौन सा आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लेड ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन कार्बन से हुई है, लेड बना है और CO2 यहाँ पे निकली है। आप लोग देखिएगा जब भी कोई रिएक्शन लिखी जाती है तो उसकी फिजिकल स्टेट जरूर लिखी जाती है। आप लोग भी एग्जाम में जब रिएक्शन लिख के आएंगे ना तो आप लोग भी इसको फिजिकल स्टेट को और इसको बैलेंस करके ही लिख के आएंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी इस तरीके से रिएक्शन नहीं लिखी हुई है जहाँ पर फिजिकल स्टेट ना लिखा गया हो और विद बैलेंसिंग ना लिखा गया हो। ये इसका लॉ है, लिखने का रूल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर लेड क्या हुआ है, ऑक्सी लेड हुआ है रिड्यूस। अरे लेड तो प्रोडक्ट की साइड पर है, लेड तो प्रोडक्ट की साइड पे है, लेड तो प्रोडक्ट है। तो उसमें तो हम कोई स्टेटमेंट उसके लिए दे ही नहीं सकते। हमें तो सब कुछ कहाँ से देखना है, रिएक्टेंट की साइड से देखना है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अरे ये भी तो प्रोडक्ट की साइड पर है, तो प्रोडक्ट की साइड पर तो हमें कोई स्टेटमेंट देना ही नहीं होता। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जी हाँ, कार्बन देखो रिएक्टेंट की साइड पर सिंगली अलग से लिखा हुआ है कार्बन, लेकिन वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्या बन गया है, वहाँ पर CO2 बन गया है। तो CO2 बन गया है तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ है, इसीलिए CO2 बन गया है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये यहाँ पर CO2 बन गया है कार्बन से। तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो लेड ऑक्साइड क्या है, PbO। क्या है, PbO। इसका क्या हुआ, क्या बन गया, Pb बन गया है। मतलब ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से गायब हो चुका है। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना भी क्या है, बताओ क्या है ये, रिड्यूस्ड हुआ है। जी हाँ, ऑक्सीजन का हटना रिड्यूस होना है, बिल्कुल। तो दोनों स्टेटमेंट सही है लास्ट के। और ऊपर के दोनों स्टेटमेंट तो आप हटा सकते हैं, क्यों, उनको तो आप ऐसे ही रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो प्रोडक्ट की साइड पर जो दिए हुए हैं उनके लिए स्टेटमेंट कहा गया है। तो प्रोडक्ट की साइड से हमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना। तो देखो इसने पूछा क्या है, इनकरेक्ट ही पूछा है। तो इनकरेक्ट तो हमारे पास A और B दोनों है। चलिए नीचे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो Fe2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराई गई है, Al2O3, और साथ में आयरन बन रहा है दोस्तों। तो इसमें पूछा है अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है, कंबाइनेशन का है, डबल डिस्प्लेसमेंट का है, सी ऑप्शन डिकम्पोजिशन का है या डिस्प्लेसमेंट का है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को रिएक्शन पहचान में आनी चाहिए। और क्वेश्चन इस तरीके से आता है, रिएक्शन से क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, Fe2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम से हो रही है। तो आपको तो पता है ना, जिंक आयरन एल्यूमिनियम। अरे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एल्यूमिनियम ने किसको डिस्प्लेस किया है, Fe को, आयरन को। आयरन यहाँ से अलग हो गया है ना, अपने जो ये ऑक्साइड था उससे इसने अलग कर दिया और खुद किस में आकर बैठ गया है, ओजन के साथ। तो यहाँ पर हुआ क्या है बताओ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज लोग आप लोग को याद होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, हायर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। क्या होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाएगा आयरन की फिलिंग्स में। टिक द करेक्ट आंसर। देखो ये सिंपली वही रिएक्शन है कि मेटल की रिएक्शन हो रही है एसिड से। तो मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है, साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पर सिंपली देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी।
व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। केमिकल इक्वेशन जो है होती है वो केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला फॉर्मूला और वर्ड की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस करके लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि केमिकल इक्वेशन फॉलोज द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स बराबर है तो उनका मास भी बराबर होगा, तो हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को भी फॉलो कर रही होगी। लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। रिएक्शन की स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्शन जब खत्म हो चुकी होती है तब सारे रिएक्टेंट बदल चुके होते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। और केमिकल इक्वेशन लिखते समय सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट भी आपको लिखनी होती है। यही इसका बेसिक कुछ रूल्स हैं। और यहाँ पर एरो होता है, वो डायरेक्शन को दिखाता है ना। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिलीज होती है एनर्जी, उसको प्रोडक्ट के साथ लिखा जाता है, प्रोडक्ट के साथ। और जब एंडोथर्मिक में आप एनर्जी देते हैं तो उसमें रिएक्टेंट की साइड पर लिखा जाता है साथ में हीट को। अगर आपको किसी इक्वेशन में, किसी केमिकल इक्वेशन में आपको स्पेसिफिक कंडीशन दिखानी हो, स्पेशल कंडीशन दिखानी हो कि इतने टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, इतने प्रेशर पे हो रही है, और ये इसके कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन के कराने में हेल्प करते हैं लेकिन यूज़ नहीं होते, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में अपने सनलाइट और क्लोरोफिल क्या है बताओ, वो वहाँ पर कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ लिखे जाते हैं? या तो सिंपली आप जो रिएक्शन का एरो लगाओगे ना डायरेक्शन को दिखाने के लिए, उसके ऊपर आप इनको लिख सकते हैं। तो किस मेथड से इसको बैलेंस करते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया जाता है। तो ये सब आंसर में इंक्लूड होना चाहिए। देखो, आंसर में वो सब लिखना है जो आपको पता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? मार्क्स के अकॉर्डिंग। पहले आपको मार्क्स देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ लिख के आना है। तो एग्ज़ाम में मार्क्स और आप कितना कितना आपको पता है वो सब आप उसमें लिखें, तो ये नंबर लाना तभी इजी होगा ना। और टाइम के अकॉर्डिंग तो पेपर करना ही है, वरना क्या हुआ अगर कुछ आपको आता हो, आपको पता हो, आपने बहुत कुछ पढ़ा हो, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी जानकारी है, कितना किसके बारे में कितनी समझ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लिखना पड़ेगा, जो कुछ है वो आंसर शीट है, आप खुद नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम रिएक्शन दी गई है, इनको आपको सिंपली फार्मूला इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको वैलेंसी वगैरह के बारे में कुछ आइडिया है तो आप फार्मूला भी खुद से बना के लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता तो इन सिंपली जो के नेम रिएक्शन जो कम से कम बुक में दी हुई है ना, इनको तो आप याद कर लें, इनके फार्मूला तो आपको पता हो, तभी तो हम क्या लगा पाएंगे, अपना लो लगा पाएंगे ना, अपना मेथड लगा पाएंगे बैलेंस करने के लिए, हीट एंड ट्रायल मेथड। देखो, हाइड्रोजन गैस कंबाइन होती है नाइट्रोजन नाइट्रोजन से और बनाती है अमोनिया। तो देखो यहाँ पे तो सिंपली जैसे कि नाइट्रोजन मतलब क्या, N2, ठीक है। और देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाद बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन गैस को H2 लिखेंगे, नाइट्रोजन को N2 लिखेंगे। और फार्मूला में जो अमोनिया बनेगा वो NH3 बनेगा। क्या बनेगा? NH3। तो रिएक्शन को बैलेंस करो, है ना। चलो, हीट एंड ट्रायल लगाओ। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जलती है, जलने के लिए कौन सी यूज़ होगी? O2। तो बताओ, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो कितनी होती है? +1, सल्फाइड की -2। तो H2S इसका फॉर्मूला होगा हाइड्रोजन सल्फाइड का, H2S। उसकी रिएक्शन O2 से हो रही है तो क्या बन रहा है बताओ? वाटर बन रहा है, H2O, एंड साथ में बन रही है बताओ सल्फर का डाइऑक्साइड, SO2। तो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, आप लोग सिंपली हीट एंड ट्रायल मेथड लगाइए और इसको बैलेंस कीजिए। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट से, गिव और देता है क्या? एल्यूमिनियम का क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है, एल्यूमिनियम का सल्फेट क्या होता है बताइए? Al2SO43। Al2SO43 क्या देता है बताइए? एल्यूमिनियम क्लोराइड। AlCl3 देता है, साथ में बनता है प्रेसिपिटेट BaSO4 का। तो इक्वेशन के फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग सिंपली इनको लिखिए और बैलेंस कीजिए ताकि आपके साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर।
पोटेशियम मेटल के की रिएक्शन हो रही है वाटर से H2O से, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बनता है। साथ में कौन सी गैस निकलती है बताइए? हाइड्रोजन गैस। ये तो वही रिएक्शन है, कौन सी वाली, कि बेस की रिएक्शन करा रहे हैं मेटल से, तभी सोल्ट बनता है। और साथ में क्या निकलती है बताइए? हम्म साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। सॉरी, यहाँ पर वो रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर सिंपली अपन मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं वाटर से, तो साथ में बन रहा है क्या? पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है बताइए? सिंपली एक बेस है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, याद रखिए। ये वही वाली इक्वेशन है कि सबसे पहले तो ऑक्साइड बनता है और अगर वो डिजोल्व हो जाता है ना तो क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड बनता है, याद है? आगे तो देखिए, यहाँ पे सिंपली आपको इक्वेशन दी हुई है, फॉर्मूला रिएक्शन, तो आप सिंपली आपको क्या जाना है? इनको बैलेंस करना है। और अगर हमसे हो पाएगा तो देखते हैं कि कैसे मैं आपको इनको बैलेंस करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा। इस तरीके से हमने लेक्चर डिज़ाइन किया है, हम केवल PDF से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो अगर कुछ दिमाग में कुछ आता है किस तरीके से मैं आपको बता पाऊँ सॉल्व करके, तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। तो देखो, या फिर मैं इसका एक सिंपली कुछ मैं आपको इसका मेथड बता सकता हूँ, तो वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपने जैसा भी पढ़ा हो और जिनसे भी पढ़ा हो, तो आप वही मेथड यूज़ करें और इन पर अप्लाई करें ताकि प्रैक्टिस करके जाएं। ज़्यादा नहीं, कम से कम अपनी बुक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करके जाएं। और यहाँ से आने वाला है ना? या तो नेम रिएक्शन है या फिर दे फॉर्मूला लिख के दे, लेकिन बैलेंसिंग आएगी, है ना? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पर सीधे अब नेम रिएक्शन दे दी है। अब यहाँ पर भी आपको क्या बनाना है बताइए? यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला बनाना है। तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल टू एच, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, साथ में वाटर बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जिंक Zn लिखना है। सिल्वर नाइट्रेट बताइए क्या होता है? नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NO3 माइनस, ठीक है। और AgNO3 क्या बनेगा? AgNO3। जिंक का नाइट्रेट मतलब जेड नाइट्रेट का तो होता है, ठीक है। तो ये बनेगा फॉर्मूला आपका, जिंक का +2 होता है, जिंक का +2 होता है, तो वो चला जाएगा उधर। तो और NO3 का माइनस होता है, तो ये बनने वाला है आपका फॉर्मूला जिंक का और NO3 का होल ट्वाइस, जिंक NO3 का होल ट्वाइस। और साथ में क्या बन रहा है? सिल्वर निकल रहा है। एल्यूमिनियम वही सिंपली Al लिखना है। कॉपर का क्लोराइड, कॉपर का क्लोराइड फॉर्मूला क्या होगा बताओ? CuCl2 होगा। एल्यूमिनियम का क्लोराइड यहाँ पर AlCl3 होगा और साथ में कॉपर रिलीज होगा, है ना? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना थर्ड रिएक्शन में, देखिए आप। और बताइए, ऊपर फर्स्ट वाले में भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही हुआ है। सिल्वर को उसने डिस्प्लेस कर दिया है जिंक ने। बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पर हर जगह अपना कुछ ना कुछ पड़ा हुआ अप्लाई करो। तो देखो यहाँ पर भी हम लोग समझ पा रहे हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या क्या हो रहा है। भी क्वेश्चन है। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, पोटेशियम का क्लोराइड बन रहा है। भैया मैं तो देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पे दो एलिमेंट अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो लास्ट वाला जो एग्जांपल है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। और रिएक्शन तो आपको बैलेंस करके लिखनी है। बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, पोटेशियम का सल्फेट K2SO4 होता है। और बेरियम सल्फेट क्या होता है? BaSO4। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है? KCl होता है। तो आप लोग सिंपली इसको बैलेंस कीजिए अपना, और आलस बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, इसको कीजिएगा, क्योंकि अगर आप करेंगे इनको तभी आपको ये प्रैक्टिस में रहेंगे। और अगर वहाँ पर कुछ नया भी आता है ना, तो आप सिंपली आप उसको करके आएंगे। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन। देखो आपको सिंपली इनकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है और बैलेंस करके तो लिखनी है। और हाँ, आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की रिएक्शन से। बताइए, पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हो रही है बेरियम आयोडाइड से, और बनने वाला क्या है? पोटेशियम का आयोडाइड है, पोटेशियम का आयोडाइड है। और उधर क्या बन रहा है? साथ में बेरियम का ब्रोमाइड है। भैया डबल डिस्प्लेसमेंट है। जिंक कार्बन, क्या आप पहचान पा रहे हैं? क्या आप पहचान पा रहे हैं दोस्तों? जिंक कार्बोनेट यहाँ पर टूट रहा है जिंक के ऑक्साइड में, और CO2 यहाँ से निकल के अलग हो जा रही है। बताओ, एक रिएक्टेंट हो, बनने वाले प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो, तो किसका एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों? डी डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है ना? हाइड्रोजन गैस और Cl और क्लोरीन गैस दोनों मिल रहे हैं
और बन रहा है प्रोडक्ट एक। जब दो रिएक्टेंट मिलकर कोई एक प्रोडक्ट बनाए तो ये क्या होती है, कंबाइनेशन रिएक्शन। क्या है कंबाइनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आप क्या रिएक्शन पहचान पा रहे हैं? इस तरीके से अगर एमसीक्यू में आ जाएगा तो क्या आप कर लेंगे? क्या आप कर लेंगे दोस्तों? देखो, मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किससे हो रही है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। मतलब देखो, मेटल की रिएक्शन हम एसिड से करा रहे हैं, तो बताइए क्या होगा? बनेगी हाइड्रोजन गैस। क्या बन रही है? जी हाँ, बन रही है। तो क्या आप रिवाइज कर पा रहे हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, ये क्या है? सोल्ट है। क्या है? सोल्ट है मेरे दोस्तों। और देखो, जिंक की रिएक्शन जब H2SO4 से बन कराते हैं तभी हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में बनता है ZnSO4। क्या बनता है? ZnSO4। इसका तो सेकंड चैप्टर में भैया आपके डायग्राम भी दिया हुआ है, और फर्स्ट चैप्टर में भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। वाट डज वन वाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। तो भैया हमने तो काफ़ी सारी रिएक्शन ऐसी पढ़ी है जहाँ पर हमने रिएक्शन के जो एरो के ऊपर जहाँ पर हमने हीट लिखा है, मतलब वहाँ पर हीट को हमने दिया है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन से। तो जाएँ पीछे पेज पलटे और आप देखेंगे कि कुछ रिएक्शन है जहाँ पर एरो के ऊपर जो ऐसा ऐसा वाला जो साइन है, ये जो डायरेक्शन को बताता है, इसके ऊपर हमने कई जगह पर हीट लिखा है। वो सारे एग्जाम्पल इसी के हैं। जहाँ पर हमने कुछ तोड़ा है तो कुल मिलाकर डिकम्पोजिशन की रिएक्शन के एग्जाम्पल तो इसी के हैं मेरे भाई, इसी के हैं। और देखो सर, एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? तो देखो, सिंपली हमने चूने की रिएक्शन, मतलब कि हमारे क्विकलाइम की रिएक्शन कराई थी किससे? वाटर से। तो क्या बना था? स्लेक्ट लाइम, साथ में निकली थी बहुत सारी एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल था ना मेरे दोस्त, था ना? तो देखो, इस तरीके से वो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। और पीछे जाएंगे तो एंडोथर्मिक के भी आपको मिल जाएंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की जितनी भी रिएक्शन वहाँ पे लिखी हुई है वो सारे एग्जांपल्स होंगे एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल होंगे। क्यों? क्योंकि तोड़ने के लिए आप किसी न किसी को हीट देते हो। तो एग्जाम्पल्स वहाँ से दे देने हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होंगी जहाँ पर रिएक्शन में आप क्या देंगे? हीट देंगे, है ना? और क्या बने? प्रोडक्ट बने, है ना? कंपाउंड या एलिमेंट टूटेगा, मतलब रिएक्टेंट टूटेंगे और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। क्या कहलाएंगे बताइए? एंडोथर्मिक। और ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट इवोल्व होती है ना? तो क्या कहलाती हैं बताइए? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लोग दे देंगे। वाई इज द रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन? भैया ये तो हम पढ़ के आए हैं। हम जो हम खाना खाते हैं जिससे एनर्जी मिलनी होती है, तो सबसे पहले सिंपली हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदलते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसके लिए काम करता है, और हमारी सेल उस सिंपल फूड को स्टोर कर लेती है, जो होता क्या है? ग्लूकोज होता है। और वो वेट करता है किसका? ब्रीदिंग से। हम जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन ब्लड में घुल कर कहाँ पहुँचती है बताओ? ब्लड में डिजोल्व होकर सेल्स तक पहुंचती है, और सेल उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, उस ग्लूकोज को तोड़ते हैं। तो ग्लूकोज रिएक्शन करता है O2 से। क्या बनाता है बताइए? एनर्जी निकलती है। साथ में क्या बनता है? हमारा CO2। और वही CO2 हम एक्सहेल के दौरान छोड़ देते हैं। ठीक है, और साथ में क्या बनता है? वाटर, जो बॉडी में यूज़ आ जाता है, लेकिन निकलती है क्या? एनर्जी। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कोल्ड द अपोजिट कॉम्बाइनेशन रिएक्शन? देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोला जाता है क्या? अपोजिट ऑफ कॉम्बाइनेशन रिएक्शन। इक्वेशन भी लिखिए। बताइए, डिकम्पोजिशन में क्या होता है? कोई भी एक रिएक्टेंट, एक कंपाउंड टूट रहा होता है, और एक से ज़्यादा क्या बन रहे होते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या दे रहे होते हैं तोड़ने के लिए? हीट दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं? हीट दे रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट हम बात करें तो कम्बाइनेशन में क्या होता है? यहाँ पर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। दोनों अपोजिट हुए ना मेरे दोस्त? तो आप लोग जाइए वहाँ से इक्वेशन देखिए, वो इसके एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट वन इक्वेशन each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। देखिए, वहाँ पर आपने एक ए जी बी आर का देखा था, जहाँ पर आप लाइट के यूज़ से तोड़ रहे थे, है ना, ए जी बी आर को। और अलग की सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, सिल्वर क्लोराइड, इनका एग्जाम्पल था। खिड़की खुली हुई थी, वहाँ से सनलाइट आ रही थी ना, वो एग्जाम्पल है इसका। इलेक्ट्रिसिटी का क्या एग्जाम्पल है सर? अरे वही वाला, वाटर को तोड़ रहे हैं वो सब। समझ में आ रहा है?
वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था हमने, वाटर को भरा था एक बीकर में, है ना, टेस्ट ट्यूब्स लगाई थी, तो वहाँ पर वो वाला इसका एग्जाम्पल हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, है ना। H2O2 बन रहा था H2O से अलग होकर। हीट का यूज़ किया करा है बताइए, तो हीट का भी यूज़ हम कर रहे हैं। आप लोग जाइए पीछे और इक्वेशंस को देखिए, बताएं हम लोग। चलिए इतना भी हम ही कर देते हैं, है ना। आप लोग सिंपली थोड़ा सा वेट कीजिए। रेंसिडिटी, क्या आप लोग को जानते हैं रेंसिडिटी क्या है, कोरोजन क्या है, क्या आपको पता है? देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इक्वेशन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, हीट। तो बताओ कि ये वाला भी यहाँ पर फिट हो सकता है कि हमने क्या दिया है, हीट दिया है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भूल जाइए, CuO की रिएक्शन H2 से करा रहे हैं। रिएक्शन के ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हीट लिखा हुआ है, बन रहा है कॉपर और H2O। तो ये भी सिंपली किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बताइए, ये भी हमारी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एंडोथर्मिक का, क्योंकि हमने हीट को यहाँ पर दिया है। देखो यहाँ पर भी दिया है, कॉपर की रिएक्शन O2 से करा रहे हैं, हीट लिखा हुआ है, CuO बन रहा है, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। देखिए आप क्या दे रहे हैं, आप यहाँ पे हीट कर रहे हैं ना, तो एनर्जी दे रहे हैं ना, एनर्जी दे रहे हैं ना। आपकी चाइना डिश जो आपका बाउल है उसमें क्या भरा हुआ है बताइए, कॉपर का पाउडर। आप उसको एनर्जी दे रहे हैं ना, आप उसको गर्म कर रहे हैं ना, तो किसका एग्जाम्पल है, आपके एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल ढेरों है, अगर आप लोग गौर करेंगे तो ढेरों एग्जाम्पल है। मैंने आपको कहा था डिकम्पोजिशन वाले सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, हमारी एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल होंगे, एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल होंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो सनलाइट वाला मैंने आपको बोला था, AgBr सनलाइट वहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो सनलाइट भी क्या है, एनर्जी है ना, टूट रहा है Ag में और Br2 में, तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन का भी एग्जाम्पल है ना। और यहाँ पर ये है क्या पता है, सनलाइट किसका काम कर रहा है, अरे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, किसका, कैटलिस्ट का। AgCl वाला भी देख लीजिए। और आइए देखो यहाँ पर भी हीट लिखा हुआ है, PbNO3 का होल ट्वाइस, इससे रिएक्शन हो रही है, हीट, हम इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है, साथ में NO2 और O2 रिलीज हो रही है ना। और ये जो NO2 निकलती है ना, इससे कौन से फ्यूम्स आते हैं बताइए, ब्राउन फ्यूम्स। देखो यहाँ पे दिया था, मैंने आपको बताया था कि आप लोग इसको याद कर लीजिए। ब्राउन फ्यूम्स किसकी आती है बताइए, NO2 की आती है। कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ पा रहे हैं हम लोग हीट दे करके, क्या हो रहा है, क्योंकि लाइम बन रहा है और CO2 बन रही है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है ना। ऊपर देखो FeSO4 को तोड़ रहे हैं हीट से, बताइए क्या बन रहा है, Fe2O3 बन रहा है, साथ में SO2 और SO3 बन रही है। यहाँ पर क्या होता है पता है ना आपको, यहाँ पर हमने पढ़ा था, क्या याद रखना है बताइए, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड सॉलिड, है ना, क्रिस्टल, हाँ, लॉस ऑफ वाटर व्हेन हीटेड इन द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है ना। और यहाँ पर हमें इसकी स्मेल भी आती है, किसकी, यहाँ पे सल्फ़र की, किसकी, सल्फ़र की, तो याद रखिएगा। यू कैन स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द बर्निंग ऑफ सल्फ़र। तो सल्फ़र जब जलता है ना, तो उसकी क्या, उसकी हमें ऑर्डर का आभास होगा, ठीक है, सल्फ़र की गंध का, सल्फ़र बोलते हैं इसको, है ना। तो देखो ये डायग्राम भी देख लीजिएगा। और एनर्जी देखो, ये ग्लूकोज वाला ही है, हमारा रेस्पिरेशन की रिएक्शन, यहाँ पर क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी, एनर्जी बनती है। तो किसका एग्जाम्पल है बताइए, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, किसका, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल होगा। चलिए क्वेश्चंस का एंड करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें एसिड बेस भी शुरू करना है, ज़्यादा टाइम तो हम दे नहीं पाएंगे, पर ये पीछे के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे ये भी हमें गो थ्रू करवाने थे, इसीलिए हमने ये वाले सेशन में इसको ऐड किया है। देखो तो सिंपली यहाँ पे तीनों रिएक्शन आप लोग लिख देंगे, लाइट की, हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ से जाइएगा और आपके इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन भी वहाँ से लिख लीजिएगा, वो 12th में लिखनी है आपको। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है मेरे दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट में कोई एक एलिमेंट अपना प्लेस चेंज कर रहा होता है, किसी दूसरा जो लेस रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर रहा होता है, जबकि यहाँ पर दो ऐसे एलिमेंट होंगे जो दूसरे दो एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर दो एलिमेंट अपना प्लेस चेंज कर रहे होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। देखो ये वाला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट वाला, डी वाली इक्वेशन, है ना, नहीं सॉरी, डी वाली नहीं, 7 की डी वाली रिएक्शन किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। ऊपर भी था डबल डिस्प्लेसमेंट, ऊपर भी कहीं डबल डिस्प्लेसमेंट था, जाइएगा और वहाँ से देखिएगा, है ना।
हाँ, ये 8 का ए वाला क्वेश्चन भी किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। In the refining of the silver, the recovery of silver from silver nitrate solution evolved displacement by the copper. Write down the, भैया ये तो वही है, हाई रिएक्टिव जो मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। तो देखो AgNO3 से हम Ag को अलग कर सकते हैं किससे? कॉपर से रिएक्शन कराकर। कॉपर क्या है? हमारा तांबा है। तांबा जो होता है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या बना लेगा? वो बना लेगा हमारा Cu। कॉपर का वैलेंसी होता है +2, तो बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी अलग से? हमारी Ag, हमारी सिल्वर। तो भैया इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल है। तो आप लिखिएगा क्या? AgNO3 प्लस कॉपर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। ये कंप्लीट रिएक्शन है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? सिल्वर से, इसलिए हुआ है। तो ये आप इसको इसमें आंसर में देना है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है भैया। तो देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हाँ 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 हाँ, BeSO4 का क्या आया था? BeSO4 का प्रेसिपिटेशन आया था, बेरियम क्लोराइड बना था। तो जाइए देखिए इसको। हाँ, एक इक्वेशन लिखी हुई है डबल डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, वो इसका आंसर होने वाला है। वहाँ पर प्रेसिपिटेट आता है भैया। Explain the following in the term of the gain or loss of oxygen with two example each। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? ऑक्सीजन का एडिशन, कहीं पर जुड़ना, ऑक्सीडेशन है। साथ में हाइड्रोजन का निकलना भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। जबकि जबकि रिडक्शन क्या है? ऑक्सीजन का तो निकलना और हाइड्रोजन का ऐड होना, ये क्या है? रिडक्शन के एग्जाम्पल है। और देखो किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन कराएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कहाँ बैठा होगा? जस्ट उसी के बगल में। ऐसे ही अगर किसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है तो कौन कराएगा? रिड्यूसिंग एजेंट, कहाँ बैठा होगा? उसके बगल में बैठा होगा। और खुद का अपोजिट करवा रहे होते हैं। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का रिडक्शन करवाता है, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद का ऑक्सीडेशन करवाता है। कभी भी आंसर हमें प्रोडक्ट की साइड से नहीं देना है। अगर प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिखे हुए हैं आंसर में तो ऑप्शन गलत ही है। हम एक एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ठीक है। तो आंसर में आने वाले एलिमेंट हमेशा रिएक्टेंट की साइड के होंगे। अगर प्रोडक्ट की साइड के लिखे हुए हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कहाँ के एलिमेंट है? प्रोडक्ट की साइड के, तो गलत कर दे उनको, वो तो सही हो ही नहीं सकते। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन द एयर बिकम ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। देखो शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है, कॉपर है मेरे भाई, कॉपर है। कौन है? कॉपर। कॉपर को जब बंद करते हैं ना तो भैया ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है उस पर, कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है ना। तो कॉपर। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? आयरन आर्टिकल्स पर पेंट क्यों करते हैं बताइए? ताकि वो क्या ना हो पाए उसमें, बताइए, रस्टिंग ना हो पाए, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन हम आपको बताते हैं, हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप उसको याद करके जाएं, ताकि अगर रस्टिंग ऑफ आयरन या इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप साथ में वो भी लिखें। हाउ वाई डू वी अप्लाई, तो इसीलिए बताइए, मेथड ऑफ प्रिवेंशन है, उस पर क्या करना? पेंट करना ऑयल वगैरह का, ठीक है। और साथ में क्या कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, है ना। तो ये सभी मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई? बताइए। ऑयल और फैट कंटेनिंग जो पैकेजिंग फूड आता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, हमारे चिप्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है बताइए? ये इसको ख़राब होने से बचाता है, रेंसिडिटी से बचाता है। तो बताइए, ऑक्सीडेशन से बचा लेता है ना। तो क्या है? ये मेथड ऑफ प्रिवेंशन है किसका? रेंसिडिटी का, ताकि उसकी ऑर्डर, उसका टेस्ट ख़राब ना हो। साथ में क्या मत तो बताइए, प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव का एग्जांपल हो गया नाइट्रोजन गैस, NO2, है ना, नाइट्रोजन सॉरी N2, है ना। N2 गैस मिलाई जाती है, NO2 नहीं, है ना। और हमारे जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में होती है वो CO2 गैस होती है। और साथ में प्रिजर्वेटिव, सिरका, अचार वगैरह मिलाए जाते हैं, नमक मिलाया जाता है, ये सब सब ध्यान रखिए। किसके एग्जाम्पल है? नमक हो गया, मतलब सिंपली हमारा कॉमन सॉल्ट NaCl हो गया, शुगर हो गया, ये सब ऐड किए जाते हैं। ये सब एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए। वही दोनों टर्म के बारे में पूछा है। कोरोजन क्या है? रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है बताइए? रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब मेटल का डिग्रेड होना धीरे धीरे, मेटल का डिग्रेड होना धीरे धीरे, आयरन का, है ना, ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन के
रिएक्शन होती है दोनों के प्रेजेंस में, और क्या होता है, इसका ऑक्साइड बन जाता है ना, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, साथ में XH2O बनते हैं, ठीक है। और वो कंटिन्यूसली स्लोली स्लोली क्या होता है, डिग्रेड होता है ना। एसिडिटी वही हमारे ऑयली फूड का है ना, क्या होना बताइए, उसकी ऑर्डर और उसका टेस्ट का होना, ख़राब होना, वही सब है। तो आइए हमारा जो कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर हो चुका है। अ, तो देखो फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम शुरू कर रहे हैं एसिड बेस और सोल्ट। तो यहाँ पर वही हम दो चीज़ें आपको पहले बताए गए थे क्या, कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, है ना। और अगर एसिडिटी हुई है, ओवर ईटिंग हुई है, तो होता क्या है, रेमेडी की फॉर्म में क्या यूज़ करेंगे बताओ, लेमन जूस नहीं करेंगे, विनेगर खुद एसिड होता है ना। ये और यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कोमा होना चाहिए था या एंड होना चाहिए था। बेकिंग सोडा एक बेस है, तो एसिड कोई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बेस का यूज़ होगा, तो बेकिंग सोडा ही हमारा इनो है, ये आप ध्यान रखें, इनो में यही आता है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो आगे जो इस पैराग्राफ में है वो किसके बारे में दिया हुआ है, वो दिया है स्टूडेंट्स आपको इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये कोई केमिकल हो सकते हैं, है ना, कोई केमिकल हो सकते हैं जो आपको कलर में चेंज के थ्रू क्या इंडिकेट करेंगे कि दिया गया सबस्टांस, दिया गया केमिकल एसिड है या बेस है। तो ये खुद में ही चेंज करते हैं कलर में, और आपको इंडिकेट करते हैं कि उसकी सब्सटेंस या उस केमिकल की नेचर कैसी है, एसिडिक है या बेसिक है। तो बताइए, लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और अगला होते हैं हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। एनसीईआरटी में इनके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, तो आप लोग इन तीनों कैटेगरी को याद रखें। तो देखो नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, है ना, हमने डिज़ाइन नहीं किए, हमने बनाया नहीं है। जबकि सिंथेटिक को हमने बनाया है, ये केमिकल्स होते हैं। जबकि जो ओल्फैक्टरी है, ये भी हमारे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जिनकी यूज़ से हम एसिड और बेस का पता कर पाते हैं, स्मेल करके, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी टर्म जुड़ा हुआ है हमारे स्मेल वाले सेंसरी ऑर्गन मतलब नोज से, ठीक है। तो देखिए सिंपली लिटमस जो है वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक मतलब हल्दी, वो भी क्या है, हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। ये हमें प्लांट से मिले हैं। लाइकेन मिला है हमें, किस लाइकेन प्लांट से मिला है लिटमस, जबकि टर्मरिक तो खुद एक प्लांट है ना, हल्दी। हैव यू नोटिस, देखो कहीं कपड़े में कभी आप या कुछ खा रहे हो तो दाल या कड़ी गिर जाती है, जब आप उसको सिंपली वॉश करते हैं किससे, साबुन से, तो साबुन यहाँ पर बेस का काम करता है। तो देखो टर्मरिक का कलर चेंज हो जाता है जब आप उस पर साबुन रगड़ते हैं, साबुन का यूज़ करते हैं, तो कलर आता है कैसा, रेडिश ब्राउन। कैसा आता है, रेडिश ब्राउन। और ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, तो आप लोग इसको यही याद रखेंगे कि कलर कैसा आता है, रेडिश ब्राउन आता है, रेडिश ब्राउन कलर आता है जब आप टर्मरिक पर किसका यूज़ करते हो बताइए, हमारा सोप का जब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आप ये याद रखेंगे। हम्म देखिए और हमारे पास दो इंडिकेटर्स है जिनको बोलते हैं क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और उनके एग्जांपल्स क्या हैं बताइए, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। तो भैया इनमें क्या चेंज आएगा, ये आप लोग पता कीजिए, है ना। बाकी हम तो यहीं से बताने के लिए, पर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके नोट्स में ये सब है तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर इस यहाँ पे नाम इनके आ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो एसिड और बेस के बारे में ये भी इंडिकेट करेंगे। मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है बताइए, कलर में खुद ऑरेंज होता है, कलर में खुद ऑरेंज होता है। हम्म हम्म, तो देखिए लिटमस के बारे में दिया हुआ है। लिटमस क्या होती है, पर्पल डाई होती है जो लाइकेन प्लांट से निकाली गई है, जो डिवीजन थेलोफाइटा के अंदर आता है लाइकेन प्लांट। और ये कॉमन क्या है, कॉमन यूज एज एन इंडिकेटर की तरह यूज होता है। लिटमस सॉल्यूशन जो ना तो खुद एसिडिक है ना बेसिक है, पर्पल कलर का होता है। इसके अलावा भी कुछ क्या होते हैं,
नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, जैसे कौन कौन है, रेड कैबेज, टर्मरिक। इधर से कुछ फ्लावर्स की पेटल्स, जैसे कि देखो हाइड्रेंशिया, पिटूनिया और जेरेनियम, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके पेटल्स भी यहाँ पर यूज़ होंगे, उसके पेटल्स भी यहाँ पर यूज़ होंगे। किसके लिए बताइए, किसके लिए? हमारे नेचुरल इंडिकेटर की फॉर्म में, पिटूनिया, जेरेनियम और हाइड्रेंशिया। ठीक है, टाइम आप लोग देख पा रहे हैं, हाँ 12:08 हो चुके हैं। देखिए भैया, क्वेश्चन है क्या, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर, अदर टू कंटेन एसिडिक एंड बेसिक। तो सबसे पहले वाटर है, फिर एसिड है, फिर उसके बाद बेस है टेस्ट ट्यूब्स में। बोला गया है कि इफ़ यू आर गिवन वन रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। देखो बताइए, आप लोगों को पता होगा जो हमारा एसिड है वो ब्लू लिटमस को बदलता है रेड लिटमस में जब एसिड से रिएक्शन करता है, जबकि मतलब अपना ब्लू लिटमस बदल जाता है किसमें, रेड में, जब एसिड से रिएक्शन होती है। और हमारा जो अपोजिट कर दो, है ना, बेस के लिए क्या, रेड, रेड जो होगा वो बदल जाएगा किसमें, ब्लू में, जब वो बेस से रिएक्शन करेगा। तो अगर एसिड को टेस्ट करना है तो लाना है हमें ब्लू वाला, और जब बेस को टेस्ट करना है तो लाना है हमें रेड वाला। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है, इसने बोला है यू हैव गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपको केवल रेड दिया गया है भैया, और रेड तो हमें पता है केवल एसिड का टेस्ट करता है, और वाटर के साथ तो कोई चेंज आता ही नहीं है। तो देखो क्या होगा, क्या होगा बताओ, फर्स्ट में क्या था, पानी था, तो पानी के साथ तो नो चेंज, तो लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि देखो सेकंड वाले में एसिड है और हमने यूज़ भी क्या किया है, रेड, तो रेड से तो क्या टेस्ट होता है बताइए, क्या टेस्ट होता है, एसिड टेस्ट होता है ना। तो बताओ किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा हमारा ब्लू में, बी वाली टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि क्या भरा है उसमें, एसिड। सी वाली में बताइए क्या है, बेस है, बेस के साथ भी नो रिएक्शन, नो चेंज। ओके, तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस। एसिड बेस की हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो देखो इसके एग्जांपल्स आप लोग याद किए, अगर आपको याद नहीं है तो एसिड के सिंपल एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसका फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, एसिटिक एसिड ये एक वीक एसिड है, CH3COOH, फलों में मिलता है, फलों में, फ्रूट्स में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एसिड नहीं है, ये क्या रिलीज करता है, OH। जहाँ पर भी OH दिख जाए या नाम में हाइड्रोक्साइड दिख जाए, क्या होता है, सिंपली बेस होता है, क्या होता है, बेस। तो बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका एग्जाम्पल हो गया, बेस का, और स्ट्रॉन्ग बेस है मेरे दोस्तों। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH2 कैसे बनता है, क्विकलाइम की रिएक्शन कराते हैं हम किससे, पानी से, वाटर से, तब क्या बनता है हमारा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सारे के सारे बेस के एग्जाम्पल हैं। तो बेस के एग्जाम्पल याद रखें, NaOH, KOH, MgOH2, CaOH2 और NH4OH, कि ऊपर के सारे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH। तो जो H प्लस आयन देते हैं किसमें, वाटर में डिसोल्व करने पर, वो सिंपली एसिड होते हैं। जो OH आयन देते हैं वाटर में डिसोल्व करने पर क्या होते हैं, सिंपली वो सब बेस होते हैं। तो आप देख पाते हैं कि सारे के सारे बेस के फार्मूलाज में आपको OH दिखाई देता है, जबकि एसिड के फार्मूला में H प्लस दिखाई देता है। और अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है MCQ में, और आपको सिंपली फार्मूला दिए गए हैं, तो आप ऐसे ही वहाँ पर समझ सकते हैं, H प्लस दिखे तो एसिड, OH दिखे तो बेस होगा। अगर आपको नहीं पता है तो, वरना आपको याद तो होना ही चाहिए, आप लोग 10th में। एक्टिविटी दी हुई है भैया, तो सिंपली वही मेथड है, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, है ना। अब मिथाइल ऑरेंज और क्या है, फिनोप्थलीन का यहाँ पे आ चुका है, तो एक तरीके से वो आपसे बात कर रहा है किसके बारे में, कि क्या चेंज आता है भैया, तो देख लें इनका, है ना। और देखो मुझे नहीं लगता कि आज इसी सेशन में ये चैप्टर पूरा हो पाएगा, क्योंकि लेट तो काफ़ी हो गया है, 12:15 होने वाले हैं। तो बाकी अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो कल वाले सेशन में इसको हम ओवर कर देंगे। आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर वहाँ से रिवाइज कर लिया होगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें इस वाली लाइन में यहाँ पे किसके बारे में दिया हुआ है, आपके olfactory इंडिकेटर्स के बारे में। There are some substances whose odor change in acidic and basic media. These are called olfactory indicators. तो olfactory indicators क्या होते हैं बताइए, जिनकी ऑर्डर में चेंज आएगा एसिड और बेस से रिएक्शन करने पर। इसकी एग्जांपल बताइए सर आप। तो वनीला, ओनियन और क्लो, वनीला, ओनियन और क्लो, है ना। किसके एग्जांपल है, olfactory indicators के, olfactory indicators के। देखिए आप जब खाना बनाते हैं तो आपने अगर ओनियन को यूज़ किया है, लेकिन आप जब उसमें सोल्ट डाल देते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो कहीं ना कहीं चली जाती है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ चेंज आता है ऑर्डर में, है ना। अब देखो, अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं किसकी, एसिड और बेस की। आप सिंपली रिएक्शन याद रखें और जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा। क्या होगा जब एसिड बेस रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, दोनों का सेम प्रॉपर्टी है भैया। एसिड हो चाहे बेस हो, रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है सर। क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है सर। साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है सर। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप सिंपली ये वाली रिएक्शन यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पर एसिड रख देना है, यहाँ पर मेटल जो वेरी कर सकते हैं, तो सॉल्ट भी वेरी करेगा। निकली क्या कॉमन चीज़, हाइड्रोजन गैस। सर एक्टिविटी क्या है इसकी, यहाँ पर देखो बनाया हुआ है ना डायग्राम, डायग्राम बनाया हुआ है ना। देखो ये आपको सिंपली ड्रॉ करके आना है। अगर आ गया है कि व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, चाहे वो मेटल की जगह किसी मेटल का आपको ये नाम देगा, है ना। जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो देखो हुआ क्या, समझिए यहाँ पर। इस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया गया था, टेस्ट ट्यूब में लिए गए थे हमारे कौन, टेस्ट ट्यूब में लिए गए हैं हमारे जिंक के ग्रेनुल्स। क्या लिए गए हैं, जिंक के। और जिंक क्या है बताओ, मेटल। क्या है, मेटल। और बताइए ऊपर से क्या डाला गया है, ऊपर से डाला गया है बताइए क्या, हमारा देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा एसिड लिया है यहाँ पे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला गया था। ठीक है, तो पता है क्या होगा, यहाँ पर क्या बनेंगी, बबल्स। क्या बनेंगी, बबल्स। ये बबल्स इस टेस्ट ट्यूब से होते हुए, ये इस टेस्ट ट्यूब से होते हुए इस पाइप के थ्रू कहाँ पहुँचेंगी बताओ, इस कंटेनर में। इस कंटेनर में क्या भरा गया है बताइए, क्या होता है यहाँ पे, बबल्स बनते हैं। और आप यहाँ पर कोई आपने बिठाया हुआ है किसी को, वो हाथ में क्या लेके बैठा हुआ है, कैंडल। तो अभी कैंडल के ऊपर, कैंडल ऊपर रखी हुई है, तो बबल जब उठ कर ऊपर आते हैं, ये सोप सॉल्यूशन है भैया, तो क्या बनेंगे, झाग से बुलबुले बनेंगे। और ये बबल जब ऊपर आएंगे, इनमें कौन सी गैस भरी हुई है, जो भी है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई होगा, जब यहाँ पर बबल्स है ना, जब ये ब्रेस्ट करेंगे, जब फूटेंगे तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड। और आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो आप याद रखिए, पॉप साउंड कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। इसलिए इसलिए आप बता सकते हैं कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो डायग्राम आप लोग यहाँ से याद कर लें, डायग्राम आप यहाँ से याद कर लेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। बेस भी सेम रिएक्शन करती है बताइए। ये वाली इक्वेशन देखो बता रही है NaOH क्या होता है, बेस। क्या होता है, बेस होता है। तो बेस की रिएक्शन करा रहे हैं मेटल जिंक से, साथ में क्या बन रहा है, सोल्ट। क्या बन रहा है, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। क्या बनता है, सोडियम का जिंकेट। साथ में कौन सी गैस निकलती है बताइए, हाइड्रोजन गैस, जो एसिड से भी निकल रही थी। तो देखो यहीं पर हम सेशन ओवर करते हैं, क्योंकि आई होप ज़्यादा लंबा होना नहीं चाहिए सेशन। तो 43 मिनट का हो चुका है, तो 45 मिनट का काफ़ी है। आप लोग इसको 1.5 की स्पीड से देखिएगा और आगे कंटिन्यू करके हम इसको ख़त्म करेंगे, एसिड बेस और सॉल्ट को। ठीक है।